नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये देहरादून से बड़ी जानकारी आ रही है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। यहां पर बैठक चल रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई प्रस्तावों पर यहां पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी इन्वेस्टर समिट को लेकर यहां पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो यहां पर तस्वीर आपके सामने है। कैबिनेट की बैठक चल रही है देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है, कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रस्ताव यहां पर रखा जाएगा। कर्मचारियों की दिवाली बोनस पर भी यहां पर प्रस्ताव आ सकता है। औद्योगिक नीतियों में संशोधन का भी प्रस्ताव है। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। चाहे राज्य कर्मचारी की बोनस हो या फिर बात करें इन्वेस्टर समिट को लेकर या फिर औद्योगिक संशोधन नीतियों को लेकर भी, इन सभी पर प्रस्ताव पर यहां पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर कैबिनेट की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक 12 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बैठक में करीब 24 महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 24 महत्वपूर्ण फैसलों में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर समिट को विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट 6 और 7 दिसंबर को उत्तराखंड में होना है। इसको लेकर लगातार बात की जा रही है और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा इन्वेस्टर समिट को इस बार महत्वपूर्ण बनाया जाएगा और इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। वो बदलाव क्या किया जाएगा वो बाद में मंत्रिमंडल के बैठक के बाद वो पता चल सकता है। और कुछ इन्वेस्टर समिट में लेकर कुछ नियमों को भी कुछ बदलाव संशोधन किया जाएगा। वही चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इन्वेस्टर समिट को लेकर कुछ किए गए थे, इसकी तैयारियां की गई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इन्वेस्टर समिट को जोर शोर से देखा जा रहा है और उस पर कुछ बदलाव की जा रही है। वही दूसरी बात यदि की जाए तो महाविद्यालयों में योगा टीचर को लेकर के भी, भर्ती को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे योगा टीचरों में भी खुशी आ सकती है। जी, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपावली के पहले बोनस की बात होती है। लगभग देखा जाता है कि अक्सर प्रत्येक साल दीपावली के दिन, दीपावली से कुछ दिन पहले बैठक होती है और उस बैठक में बोनस की बात की जाती है, यानी कि राज्य कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस दी जाती है। इस बार की भी कैबिनेट बैठक के साथ ही तमाम राज्य के कर्मचारी जो है उनकी आशाएं जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री के फैसले पर कि मुख्यमंत्री इस बार क्या बोनस के रूप में राज्य कर्मचारियों को क्या उपहार देते हैं, क्या तोहफा देते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए तो इस बार कुछ नियमों को भी संशोधन किया जाएगा। महाविद्यालय के नियमों में भी कुछ बदलाव लाने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से मिला जुला करके कुल 24 संशोधन किए जा सकते हैं, 24 चीजें लाई जा सकती है, जिसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या लिया। क्योंकि कैबिनेट के बैठक के बाद, मंत्रिमंडल बैठक के बाद यहाँ पर क्या होना है कि यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस ब्रीफिंग में ही विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि क्या मुख्य बदलाव आया, क्या निर्णय लिया गया है और किन किन चीजों को पारित कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए यशराज आनंद। तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद इंतजार करना होगा कि 24 प्रस्ताव पर मुहर लगने वाली है, लेकिन किन किन प्रस्ताव पर यहाँ पर मुहर लगेगी। उत्तराखंड के मदरसों में वेद और संस्कृत पढ़ाए जाने के ऐलान हो, उलमे में भारी रोष है। उलेमाओं का कहना है कि इस तरह का कोई भी आदेश स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। वहीं एक मदरसे के नाजिम कारी शमीम ने कहा है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष वेद और संस्कृत को ना देखें, बल्कि मदरसों की जगह अपने सरकारी स्कूलों को सुधार लें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं जमीयत उलेमा ये हिंद के महासचिव मौलाना नसीम कासमी ने कहा है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं देखता हूं सन 2024 की इलेक्शन की तैयारी में इस तरीके से नाम लेकर मदरसों की जांच, मदरसों का सर्वे के नाम पर जो है वोटों इकट्ठा करना है और कुछ नहीं है। सरकार के पास पब्लिक को लेकर जाने का कोई सौदा सामान नहीं है। जो उन्होंने 14 के बाद से आज तक देश में किया है कुछ नहीं है वहाँ तरक्की के नाम पे। बस ये इस तरीके से करके मदरसों में वेद पढ़ाए, मदरसों में संस्कृत पढ़ाए, इस तरीके से समाज को जो है तोड़ने का काम करती है सरकारें और जो है वोटों को इकट्ठा करने का काम करती है। की जांच वो 1 से लाख मर्तबा करे।
मदरसों पे ना कोई पहले फ़र्क था, ना अब है, ना आइंदा होगा। मदरसे तो अस्हाब सुफ़ा की निशानी है, और ये मदरसे वो हैं जो जिनके ज़रिए से आलम इस्लाम में रहमत ही आती है, पूरी दुनिया के अंदर रहमत आती है। तो अमनो शांति का गहवारा है, एक मरतबा नहीं 100 मरतबा जांच करे, सरकार का हक है, कर सकती है जांच। काजी शुमूल करेंगे जो मदरसे हैं जी उनमें वेद भी पढ़ाई जाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। नहीं, आपको वेद पढ़वानी हो, संस्कृत पढ़वानी हो, जो चाहे पढ़वाओ आप। यहाँ मदरसों में 4% बच्चे आते हैं और 96% बच्चे बाहर हैं। आखिर इन 4% बच्चों को वेद और संस्कृत पढ़ाने की क्यों फिक्र लगी आपको? 96% बच्चों की क्यों फिक्र नहीं है? उनके लिए, मुसलमानों के लिए आप स्कूल कायम कर दीजिए, कॉलेज कायम कर दीजिए। इन छोटे छोटे मदरसों को, ये तो सरकार का वजन हल्का कर रहे हैं। एक एक रुपया चंदा, ज़कात, फितरा, सदका, खैरात मांग करके इन गरीब मुसलमानों के बच्चे जिनके पास कोई भी सहारा तालीम का नहीं है, उनको ये तालीम दे रहे हैं। आप हमारे मदरसों के अंदर वैद और संस्कृत के चक्कर में ना पड़े। यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम से जुड़े हुए वन अधिकारियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व की जिला रेंज का दौरा किया है। इस दौरान अधिकारियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से लगाई गई वन्य जीवों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। साथ ही इको विकास समितियों को निर्मित उत्पादों के संबंध में भी जानकारी दी है। वहीं पार्क के अधिकारियों ने वन अधिकारियों को पार्क से संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाकर यहां विशेषताओं और जानवरों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि इन दिनों लगभग 30 देश से जुड़े वन अधिकारियों का यहां पर डेलीगेट्स उत्तराखंड दौरे पर आया हुआ है। ये यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर आई है। कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए। हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है, और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनको उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, जो सरलता है, वो भी बताएं। यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराएं, और उनके निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में भी अवगत कराएं। हमने उनको बताया है कि राजाजी जिस प्रकार जैव विविधता से परिपूर्ण है, उसी प्रकार यहाँ के बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और उन चुनौतियों को किस प्रकार से हम स्थानीय समुदायों के सहयोग से हम उनके निवारण का प्रयास हम कर रहे हैं। और आपने जैसा अभी सुना कि उन्होंने बहुत ही एक सकारात्मक तरीके से हमारे काम की प्रशंसा की है, ये हमारे लिए भी बहुत सुखद है। और मुझे विश्वास है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वो हमारे राज्य के प्रति और हमारे प्रयासों के प्रति एक अच्छा भाव लेकर यहाँ से वापस जाएंगे। हरिद्वार जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सीओ सदर स्वप्निल मोयाल के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है। बता दें कि पुलिस ने किराएदारों की सघन चेकिंग की है। इस दौरान सीओ सदर स्वप्निल मोयाल का कहना है कि बाहर से आए लोगों के सत्यापन चेक होना बेहद जरूरी है। सत्यापन न पाए जाने पर मकान मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। संडे को हम लोगों ने इसलिए दिन निर्धारित किया कि संडे को छुट्टी रहती है, तो ज़्यादातर लोग हमें अपने घरों में मिल जाते हैं, तो सत्यापन करने में आसानी रहती है। और सत्यापन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाहर के लोग आके कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हमें पता रहना चाहिए एग्जैक्टली कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ रह रहा है। इससे हमारी भी सेफ्टी है, आपकी भी सेफ्टी है, और जो वहाँ पर रह रहे हैं पूरे ज़िले की सेफ्टी है। जो आप रावली महदूद की बात कर रहे हैं, तो वो सिद्धू क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का भी सर्कल अफसर मैं ही हूँ। और लास्ट संडे हमने वहाँ पे भी सत्यापन की कार्रवाई करी थी, और 40 से ऊपर वहाँ पे हमने चालान काटे। इसमें हमारा प्रोसीजर ये रहता है कि जहाँ पे सत्यापन नहीं रहता है वहाँ पे मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई रहती है, उनका चालान काटा जाता है। फिर आपकी पुलिस एक्ट की कार्रवाई रहती है, उनका चालान काटा जाता है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, केरल में धमाके, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी है। रविवार एर्नाकुलम में बम धमाके से यहां पर उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने को कहा गया है। भीड़भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस की पैनी निगाह हो, ये मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर सख्त हिदायत दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। केरल में जिस तरह से बम धमाका हुआ था कल, उसी को लेकर, उसी के पैनी नजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर उत्तराखंड में चौकसी बढ़ाने के यहां पर सख्त अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाया जाए।
भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा की यहां पर बंदोबस्त की जाए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरह से केरल में कल जिस तरह से बम धमाका हुआ है, उसी को देखते हुए यहां पर मुख्यमंत्री ने हिदायत दे दी है कि यहां पर भी सख्त कार्रवाई होगी अगर यहां पर पैनी नजर न बनाई रखी गई तो। जी बिल्कुल, केरल के एर्नाकुलम में जिस प्रकार से कल एक बम धमाका हुआ, उस बम धमाके को लेकर के भारत के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। उनमें से एक मुख्य शहर उत्तराखंड भी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर भी एजेंसियों को पैनी निगाह रखनी चाहिए, यहाँ पर भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को तैनात कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस आता है, टूरिस्ट प्लेस के कारण यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर चार धाम की यात्रा भी लगातार चल रही है। तो दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पर चार धाम के यात्रा को आते हैं, साथ ही साथ वो घूमने के लिए भी आते हैं। तो इस प्रकार से जो भी श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, यहाँ तो बात की जाए जो घूमने के लिए आते हैं, पहाड़ों पर घूमने आते हैं, उस प्रकार से भी उनकी भी सघन जांच का पड़ताल की जाए। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात है कि त्योहार का सीजन भी आ रहा है। त्योहार के सीजन को देखते हुए उत्तराखंड के बाजारों में काफी भीड़ रहेगी। इस भीड़ को देखते हुए भीड़ पर काबू पाने के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भीड़ में कुछ संदिग्ध लोग ना घुस जाए और किसी भरी भीड़ बाजार में कहीं कोई बम धमाका ना हो। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगातार अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है, पुलिस विभाग को तैनात कर दिया गया है, मुस्तैद कर दिया गया है, साथ ही साथ एलआईयू के जवानों को भी मुस्तैद कर दिया गया है, और एजेंसियों को भी कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि शहर को पूरी तरीके से, राज्य को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। त्योहार का सीजन आ रहा है, चार धाम यात्रा चल रहा है। वहीं हरिद्वार के खास करके हरिद्वार जिसमें लोग गंगा स्नान करने के लिए बाहर से भी आते हैं और हिंदुओं का प्रमुख स्थान माना जाता है हरिद्वार, वहां पर भी सघन जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरी बात, ऋषिकेश में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत नेपाल सीमा पर पिथौरागढ़ हल्द्वानी को लेकर के बात कही गई है कि वो जो डेस्टिनेशन है वहां पर लोग काफी अधिक आते हैं। वहां पर नेपाल के सीमा से भी सटे हुए लोग, चूंकि आतंकवादी क्या करते हैं, अक्सर नेपाल की सीमा से वो भारत में एंट्री लेते हैं। इस प्रकार से नेपाल की सीमा को भी सघन चेकिंग जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। इस प्रकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है उस पर भी सख्ती दिखाई जाए, क्योंकि किसी तरह से कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर ना आ जाए। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का यहाँ पर भीड़ देखने को मिला है। अब तक 16,94,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। लगातार यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 18 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 18 नवंबर को यहाँ पर जो धाम के कपाट है वो बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता देखने को मिल रहा है। अब तक 16,94,000 यात्री यहाँ पर अब तक पहुंच चुके हैं। तो यात्रियों की जो संख्या है वो दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 18 नवंबर को यहाँ पर कपाट बंद होने हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 16,94,000 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। अभी भी श्रद्धालुओं की जो आवागमन वो भी जारी है, लेकिन 18 नवंबर को यहां पर कपाट बंद होने की जानकारी है। तो हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। नवीन, यहां पर 18 नवंबर को मंदिर के जो कपाट होंगे वो बंद होंगे, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा हुआ है। जी खुशबू, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और जो श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला है वह लगातार जारी है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं को पहुंचने का जो सिलसिला है वह जारी है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो अब तक जो 16,94,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं वह वहां पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं 18 नवंबर को कपाट बंद होने हैं, इसको लेकर जो श्रद्धालु हैं लगातार चारों धामों में पहुंच रहे हैं। और खासकर अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, चारों धामों की तरफ रुख कर रहे हैं। और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनका जो लगातार पहुंचने का सिलसिला है वह जारी है। कहीं ना कहीं 18 नवंबर को कपाट बंद होने हैं। इससे पहले जो तमाम सारे श्रद्धालु हैं वह बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। नवीन, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है।
जी कुछ निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो धामों की व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ ही जो सुरक्षा के दृष्टिकोण की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात किए गए हैं। लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाता है कि क्योंकि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। ठीक है, जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे व्यवस्थित करने का काम किया गया है। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है और 18 नवंबर को यहाँ पर कपाट बंद होने की जानकारी मिल रही है। बसपा नेता और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट से विधायक सरवत करीम अंसारी जी का निधन हो गया है। बता दें कि अंसारी जी दिल की बीमारी से ग्रस्त थे। 2 दिन पहले ही तबीयत खराब होने पर उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बसपा नेता के निधन पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मंगलौर विधानसभा से विधायक एवं बसपा नेता सरवत करीम अंसारी जी की असामयिक निधन का अत्यंत दुख समाचार प्राप्त हुआ है। इस वर्ष प्रार्थना है कि उनके परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि 31 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह में शामिल होंगे। वहीं समापन समारोह कार्यक्रम में 20,000 से अधिक प्रतिनिधि अपने साथ 8,000 से अधिक अमृत कलश लेकर पहुंचेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि नैनीताल जिले भी 200 से 250 युवा वीरों को नमन करते हुए पवित्र मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कल्पना के तहत मेरा माटी मेरा देश करके कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया। इसमें जगह जगह हमारे जो वीर बलिदानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे वीर जो शहीद हैं, उनके घरों की, उनके जहां वो रहते थे उस गांव की, उन सब की मिट्टियों को एक कलश में एकत्रित करके उसको लेकर हम सब लोग 30 और 31 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम के तहत जो हमारा कर्तव्य पथ है उसमें उस मिट्टी को हम लोग संग्रहित करके एक साथ उसको वहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद वहाँ पर जो एक वीरों की वाटिका बनने वाली है, एक वीर वाटिका वहाँ पर बनेगी और 31 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको संबोधित करके उस सारी मिट्टी को वहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो इसी में हमारे जो युवा मोर्चे के अपने जो जिले के कार्यकर्ता हैं और अन्य युवा भी जो उस कार्यक्रम के साक्षी बनना चाहते हैं, उन सब लोगों को 31 अक्टूबर को हम लोग बसों के माध्यम से यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे। और वो सब जो हमारे वीर हैं उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा उनका स्मरण रखना चाहिए। तो इस सोच के साथ सारे युवा इसमें प्रतिभाग करेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जो जिम्मेदारी है वो तय कर दी, जिसके तहत 6 से 7 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। साथ ही बता दें कि पार्टी ने हारी हुई सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का यहां पर लक्ष्य रखा है। तो सांसदों की जिम्मेदारी तय की गई है। अजय टमटा धारचूला से, डॉक्टर कल्पना सैनी झबरेड़ा लक्सर और जसपुर से, मालाराज लक्ष्मी शाह प्रताप नगर यमुनोत्री से, रमेश पोखरियाल हरिद्वार खानपुर ज्वालापुर से। तो यहां पर जो सांसदों की जिम्मेदारी है वो यहां पर तय की गई है। तीरथ सिंह रावत द्वारा हाट बद्रीनाथ अल्मोड़ा से, नरेश बंसल भगवानपुर मंगोलपुर पिरौन कलियर से। तो अजय टमटा की बात की जाए तो धारचूला पिथौरगढ़ और डॉक्टर कल्पना सैनी की भी बात की जाए तो झबरेड़ा लक्सर से। यहां पर ये जो सांसद है इनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि किन किन क्षेत्रों में इनको जीत हासिल करनी है। अपने जो 7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर ज्वालापुर द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें उनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभा हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमता, किच्छा और नैनीताल
इस्माइल जी का नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा नानापद किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं। इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं, झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राजप्रसाद जी को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चक्रोता इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए अब कई कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें पार्टी के नवनिर्वाचित सदस्य सभी मिलकर बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे ताकि चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के सभी पदाधिकारी, निर्वाचित सदस्य, ग्राम प्रधान, सांसद सभी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे 6 माह के कार्यक्रम की श्रृंखला में नवंबर माह प्रारंभ हो रहा है। नवंबर माह के अंदर हमने तय किया था कि हम सामाजिक के विभिन्न वर्गों के कार्यक्रम इस माह में करेंगे। तो हमने अब निश्चय किया है कि 19, 20, 21 नवंबर हम लोग 19 तारीख और 20 तारीख को गढ़वाल संभाग में और 21 और 22 तारीख को कुमाऊं संभाग में 2 सामाजिक कार्यक्रम जनप्रतिनिधि करने वाले हैं। उत्तराखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव शुरू हो सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है। वहीं इस दौरान देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है। नई वोटर लिस्ट पर कार्य चल रहा है और जल्द ही ये कार्य पूरा हो जाएगा। कि सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था वो उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है। ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।